हमारे बीच फहद भाई हैं। फहद भाई एकेडमिक हैं, एक राइटर हैं। उन्होंने मास्टर किए आर्किटेक्चर में, हिस्ट्री इन हिस्ट्री थियरी एंड क्रिटिसिज्म। काफ़ी सारी जगहों पे मैं पढ़ रहा था। वो कॉलमनिस्ट है आउटलुक में, इंडियन एक्सप्रेस में, और कुछ नाम भी थे, मुझे शायद याद नहीं आ रहे। लेकिन वो मुख्य तौर पे ह्यूमन राइट्स, हिस्ट्री, कल्चरल थियरी और उसके ऊपर लिखते हैं। फहद भाई जो अभी स्ट्रक्चरल हिंसा की बात कर रहे थे, उसी में एक जो स्वरूप है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, उस पर बात करने वाले हैं। तो फहद भाई से गुजारिश करूंगा वो अपनी बात को रखें। फहद भाई। शुक्रिया शुक्रिया हुज़ैफा भाई। और हुज़ैफा भाई, आपको, बुनियाद को और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सोसाइटी को बहुत बहुत मुबारकबाद आपके आपके इस रिपोर्ट के लिए। असल मायने में इस पूरी जो 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 सांप्रदायिक माहौल खास तौर पे गुजरात में इस वक्त है, उसके जो असल नायक हैं वो आप लोग हैं, जो कि जमीन पर जाकर फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, सच हम लोगों के सामने लेकर आते हैं, जो अक्सर मीडिया में नहीं मिलता। एक और चीज के लिए मैं श्रेय हुज़ैफा भाई को दूंगा कि मेरी ये जो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के ऊपर जो पूरा मेरा शोध था, पूरी रिसर्च थी, वो मैं जिस टाइम पर सेफ्ट यूनिवर्सिटी में ये अपनी डिसर्टेशन कर रहा था, जब मैं इससे पहली बार मुझे पता चला डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के बारे में, तो हुज़ैफा भाई और बुनियाद ने मेरी काफी मदद की थी इस रिसर्च के लिए। तो इसका श्रेय उनको जाता है। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? मैंने भी कोशिश करी थी तो वो नहीं हुआ। एक सेकंड में करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ, एक ही सेकंड। को होस्ट बना दीजिए ना। हाँ हाँ। तो इस चर्चा का जो विषय है कि गुजरात शांत गुजरात, ये एक भ्रम है या सच्चाई है। कल ही मैं किसी को जब इसका एक इनविटेशन भेज रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछा। उन्होंने बोला, इसके आगे प्रश्न चिन्ह क्यों है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है? ये तो बहुत ही सीधा सा जवाब है। कौन नहीं जानता कि गुजरात शांत नहीं है, और गुजरात का शांत होना एक भ्रम ही है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में से मैंने प्रश्न चिन्ह निकाल दिया है, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यही मैंने विषय दिया है कि गुजरात शांत गुजरात एक भ्रम, पीसफुल गुजरात एन इल्यूजन। जैसे ही स्क्रीन शेयर में कर पाऊंगा। हाँ, हो सकता है। मैं कर सकता हूँ। हो गया जी। आप सबको आई होप ये दिख रहा हो। हाँ, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो जैसे कि इससे पहले नेहा जी ने बात करी, हुज़ैफा भाई ने बात करी कि कुछ हिंसा ऐसी होती है जो हमारे कानूनी ढांचे के अंदर ही सरकार उसको बना देती है, और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट उस कानूनी ढांचे का एक मूलभूत हिस्सा है, उसका एक फंडामेंटल हिस्सा है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। और गुजरात मॉडल की अगर बात करें तो ये सही मायने में ये पूरी तरह सच है। ये एक बहुत बड़ा कोई 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 दूर की बात नहीं है कि जो पूरे भारत में इस वक्त लागू किया जा रहा है बीजेपी सरकार के अंदर, वो असल में गुजरात मॉडल ही है। गुजरात मॉडल में ऐसे कई सारे कानून हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने के लिए पूरी तरह से डटे हुए हैं, उसकी तरफ पूरा काम करते हैं। भारत में भी तो गुजरात में अगर हम देखें तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, जिसको हम अशांत धारा भी बोलते हैं, वो इसी तरह का एक कानून है। जब इनकी सरकार भारत में आई तो इन्होंने उसी तरह के कानून भारत में भी, पूरे भारत में लगाए, जिसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, एक उदाहरण जो है वो नागरिकता संशोधन कानून है, जहां पर इन्होंने फिर एक इंसान को दूसरे इंसान से उसके मजहब और उसके 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 सांप्रदायिक आइडेंटिटी के ऊपर इन्होंने डिवाइड किया। वही चीज डिस्टर्ब एरियाज एक्ट भी एक तरह से करती है। तो इसको आगे ले जाने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आपको दूंगा कि क्यों इस एक तरह से एक ढांचे के तहत एक शहर के बिल्डिंग्स, एक शहर की सड़कों को, उसकी इमारतों को, उसकी फ्लाईओवर्स को इस्तेमाल करके कैसे हिंसा की जाती है और हिंसा को बरकरार रखा जाता है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम फ्रेजाइल सिटीज है, जिसका मतलब होता है नाजुक, बहुत ही नाजुक शहर, ऐसे शहर जिसमें इतनी सारी टेंशन है कि वो हिंसा के बहुत करीब है और वहां पे हिंसा होती रहती है। ये यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एक प्रोजेक्ट था, और इन्होंने दुनिया के कई शहरों को कई सारे मापदंडों
पर इन्होंने उसका शोध किया। कई सारे इनके क्राइटेरिया थे ये देखने के लिए कि किस शहर को हम नाजुक बोल सकते हैं। हम न्यूज में भी अक्सर सुनते हैं कि स्थिति नाजुक है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है शारीरिक हिंसा नहीं हुई है, लोगों को मारा पीटा नहीं गया है, आगजनी नहीं की गई है, लेकिन उस शहर के हालात इतने नाजुक हैं कि कभी भी शारीरिक हिंसा हो सकती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि भारत में जो जितना जितना इसमें ज्यादा जो लाल के करीब है जो शहर, वो बहुत ज्यादा जो है हिंसा के शिकार हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कई जगहों पर जंगें चल रही हैं, तो आप मिडिल ईस्ट और इस वाले इलाके को ज्यादा गाढ़ा लाल देख पा रहे हैं। लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं है। और असल में अगर आप देखें तो अहमदाबाद एक बहुत ही हाई 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 रैंकिंग जोन में है। इस प्रोजेक्ट से हमें ये मालूम पड़ता है कि सिर्फ हिंसा का अभाव होना शांति नहीं होता। मारपीट नहीं हो रही है इसका मतलब वहां पर शांति है, ऐसा नहीं है। जबकि गुजरात के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि कल ही एक घटना घटी है जहां पर एक व्यक्ति की जान चली गई, तो वहां पर तो हिंसा का भी अभाव नहीं है। तो गुजरात शांत कैसे हो सकता है? ये एक और प्रोजेक्ट है, एक साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर है जॉन विलर, जिन्होंने दिखाया है कि हमारे शहर किस तरह से एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से बांटते हैं। और ये हमें उनके घरों के, उनके सड़कों के, उनके मोहल्लों में दिखाई दे जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका का शहर है डरबन, जहां पर उल्टे हाथ की तरफ इस स्क्रीन की इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये काले लोगों की बस्ती है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं गोरे लोगों की बस्ती है। और आपको समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह का बॉर्डर है। ये हमारा अपना बॉम्बे है। जो आप एक तरफ देख रहे हैं, उल्टी तरफ देख रहे हैं, ये धारावी है, और दूसरी तरफ जहां आप देख रहे हैं ये एक काफी काफी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास एरिया है। शहर शहर को काफी इस्तेमाल किया गया है हिंसा करने के लिए। ये पैलेस्टाइन का एक केस है जहां पर जेनिन मैसाकर इसको बोलते हैं, जहां पर पहली बार किसी आर्मी ने बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया था। आर्मी अगर बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है इसका मतलब ये है कि ना ही सिर्फ उसे एक शारीरिक हिंसा करनी है, उसको एक शहर का पूरा स्वरूप बदलने में उसका इंटरेस्ट है कि हम शहर का स्वरूप इस तरह से बदल दें कि जिन लोगों को हमको मारना है वो खुद ही शहर के एक हिस्से तक सीमित होकर रह जाएं, जिसको हम इंग्लिश में गेटोइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बॉम्बे में दंगों के बाद मुसलमान जो हैं वो मुंबरा की तरफ सीमित होकर रह गए। इसी तरह से गुजरात में दंगों के बाद चूहापुरा में सीमित होकर रह गए, और बाकी शहर में छोटे छोटे इस तरह के एरियाज बने जहां पर और ज्यादा वो आए। ये तो हो गया एक तरह से किसी शहर पर अटैक कर कर, उसको तोड़कर, उसको हमला कर कर, उसको नष्ट कर कर हिंसा करना। पैलेस्टाइन में हिंसा शहर और दीवारें और सड़कें बनाकर भी की जाती है, जहां पर लोगों को एक जगह पर सीमित करने के लिए और उनकी उनकी जमीनें कब्जा करने के लिए, उनके ऊपर अपने घर बनाने के लिए, जो इजरायली आर्मी का बहुत लंबा प्रोजेक्ट रहा है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि है। मेरा जो तर्क है उस तर्क को आगे रखने के लिए कि शहर के जरिए, हमारी सड़कों, हमारी इमारतों के जरिए भी एक तरह की हिंसा की जाती है, और वो ऐसी हिंसा है जो हमें अक्सर दिखती नहीं है। उस हिंसा में आग नहीं होती, उस हिंसा में लाशें नहीं होती, उस हिंसा में मारपीट नहीं होती, लेकिन ये एक हिंसा ऐसी है जो बहुत ही धीरे धीरे की जाती है। ये हिंसा ऐसी है जो तो 10-20 साल में जाकर अपने आप को दिखाती है। लेकिन मेरा तर्क ये है कि इस हिंसा से शारीरिक हिंसा पैदा होती है, और इस हिंसा से शारीरिक हिंसा को बरकरार रखा जाता है। हमने अहमदाबाद में भी देखा किस तरह से लोग शिफ्ट हुए, डिस्ट्रेस सेल हुआ, जिसके बारे में हुजैफा भाई ने और नेहा जी ने बात की है। और मैंने इसके लिए एक छोटा सा एरिया अहमदाबाद का, पालडी, उसकी स्टडी करी थी, उसके बारे में बाद में आऊंगा। तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के ऊपर आते हैं। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, जिसको अशांत धारा कहा जाता है, ये 1986 में पहली बार आया था। उसके बाद इस पुरानी वाली एक्ट को, पुराने वाले कानून को हटा दिया गया, और 1991 में एक दूसरा कानून लाया गया, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। उस टाइम पे चिमन भाई पटेल की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने जो कई कारण दिए इसको लाने के लिए। उन्होंने बोला कि कई सारे कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं 1960 से 1980 के बीच, और जब ऐसा होता है तो लोग अपने घर जो है बहुत ही सस्ती कीमतों पर छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। और इस एक्ट के जरिए हम ये करना चाहते हैं कि लोग पलायन ना करें और वो अपने घर बेचकर ना जाएं। अब ये एक बहुत ही अपने आप में विरोधाभासी वाक्य है, क्योंकि जब भी किसी जगह पर वायलेंस होती है, जब भी किसी जगह पर हिंसा होती है और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है,
तो लॉ एंड ऑर्डर एक जिम्मेदारी जो है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्ब होने के बाद उसकी जिम्मेदारी उसके वहां के नागरिकों की के हक, उनके हुकूक मारकर उनके ऊपर नहीं डाल सकते। अगर एक जगह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है तो वो सरकार का फेलियर है, और सरकार का फेलियर नागरिकों को नहीं झेलना चाहिए। लेकिन खैर, इन कारणों के तहत ये कानून लाया गया। और एक 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 अहमदाबाद का एक सिचुएशन था उस टाइम पे, मुसलमानों के पास एक लीडरशिप नहीं थी। मिल्स बंद हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सेंटर हुआ करती थी वो नहीं था। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट ने जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, उसने अहमदाबाद शहर के कई सारे इलाकों को ज्यादा से ज्यादा एक तरह का करना शुरू कर दिया। जो मिक्स लोकेलिटी का अगर कहीं पे कुछ 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 ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती कि मिक्स लोकेलिटी बन सकती है, उन्होंने उस पॉसिबिलिटी को भी खत्म कर दिया। आज अगर हम देखें तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है क्या? अशांत धारा के तहत अगर मैं एक मुसलमान हूँ और मैं एक घर ओन करता हूँ, मेरा जो इलाका है यदि वो डिस्टर्ब डिक्लेयर हो जाए तो मैं उस प्रॉपर्टी को केवल एक मुसलमान को ही बेच सकता हूँ। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को किसी हिंदू को बेचना चाहूँ तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाकर वहां पर अपील करवाकर वहां सुनवाई होकर तब वो क्लियर होगी। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो बहुत खतरनाक है। नंबर एक, ये तो मेरा एक 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 मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा हक है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकता हूँ, उसका बहुत बड़ा वायलेशन है। उसके अलावा जो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है इस तरह का इस कानून के तहत, जिसमें करप्शन के केसेस हुए हैं, हरासमेंट हुआ है, क्योंकि वो भी इसी समाज से आते हैं जो समाज हिंदू और मुसलमान में आज इतना बटा हुआ है। तो इस एक्ट के तहत कई सारे हरासमेंट हुए हैं, कई सारे फ्लैट्स, कई सारे घरों को कब्जा किया गया है, और ये एक तरह से लीगल डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि नागरिकता नागरिकता कानून में संशोधन जो था वो एक लीगल डिस्क्रिमिनेशन था, कि आपका जो कानून है वही बोलता है कि हम मुसलमान को ये नहीं देंगे लेकिन बाकियों को देंगे। ये भी उसी तरह से एक लीगल डिस्क्रिमिनेशन है, ये कानूनी भेदभाव है जहां पर सरकार कानून के तहत भेदभाव करती है। इसमें लास्ट अमेंडमेंट जो है अक्टूबर 2020 में हुआ था, जिसपे इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत अच्छा लेख पब्लिश किया था, आप वो जाके पढ़ सकते हैं, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और ज्यादा पावर्स दे दी गई। पहले कई सारे रजिस्ट्रेशन थे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर हो जाते थे, उसको सरकार ने कहा कि ये जो है ये कानूनी दावपेच कर कर और उसके लूप होल ढूंढ कर इससे इससे बच रहे हैं लोग, और हमें उन लोगों पर भी अपना शिकंजा कसना है। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और ज्यादा पावर दे दी इसके लिए। इस अमेंडमेंट के तहत अब आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT भी बना सकते हैं इन केसेस को चेक करने के लिए। एक बहुत जो जो गौर करने लायक बात है कि 1991 से जब से ये एक्ट आया है, उस टाइम पर जो एरिया डिस्टर्ब डिक्लेयर हुआ था वो आज भी डिस्टर्ब्ड है। मतलब इसमें इसमें डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ऐड तो होते हैं, जैसे कि 74 नए एरियाज ऐड हुए थे जुलाई 2018 में। ऐड तो होते हैं, 30 पुलिस स्टेशन ऐड हुए थे, 770 नई लोकेशंस ऐड हुई थी, लेकिन एक बार जो एरिया डिस्टर्ब डिक्लेयर हो गया वो एरिया अनडिस्टर्ब कभी नहीं होता, वो एरिया हमेशा अशांत रहता है। कुछ आंकड़ों के हिसाब से करीब 40% गुजरात की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब्ड एरियाज में आती है। तो ये हमारे लिए सोचना बहुत मुश्किल है कि क्या गुजरात दोनों पीसफुल और डिस्टर्ब्ड एक साथ हो सकता है? क्या गुजरात वाइब्रेंट और डिस्टर्ब्ड एक साथ हो सकता है? जब धारा का नाम ही अशांत धारा है, तो अगर वहां पर आप हर साल नए एरियाज इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब आपका प्रदेश और ज्यादा अशांत हो रहा है, वो शांत नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने वो प्रश्न चिन्ह हटा दिया था, और इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक भ्रम ही है, सच्चाई नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको अपने एक ऐसे में अपार्थीड बाय लॉ कहा था। अपार्थीड साउथ अफ्रीका में काले और गोरों को बांटने की एक कानूनी प्रक्रिया थी, और ये भी उसी तरह से मुसलमान और बाकी कम्युनिटीज को बांटने की, हर ही कम्युनिटी को बांटने की एक कानूनी प्रक्रिया है। लास्ट खंबाट में लागू हुआ था जब जब फरवरी 2020 में CAA के दौरान वहां पर दंगे हुए थे। एक 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 इत्तेफाक हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी मैं डिस्टर्ब एरियाज एक्ट की बात करी है, उस एक आध दिन पहले ही कभी कम्युनल वायलेंस हुआ है।
तो 28 फरवरी को मैंने एक और इस पे टॉक दिया था सेप्ट यूनिवर्सिटी में। तब 27 फरवरी को ये हुआ था और आज मैं यहाँ पर इस पे टॉक दे रहा हूँ। और कल ही धाम में एक 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 इंसिडेंट हुआ है। खैर, कई सारे राजनेताओं ने, कई सारे लोगों ने जो 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 इस पे जो 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 इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उन्होंने डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल जुलाई 2019 में संगीता पाटिल, जो कि सूरत की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लिम्बायत से एमएलए के लिए लड़ रही थी, उन्होंने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने अपने लोगों से ये वादा किया कि मैं आपका एरिया डिस्टर्ब डिक्लेयर करा दूंगी। यहाँ पर एक मिनट को रुककर आप सोचिए कि एक पॉलिटिशियन अपने लोगों से ये वादा कर रहा है कि मैं आपका एरिया अशांत करवा दूंगी। ये ये एक चीज बहुत ही एक तरह से आपको हास्यास्पद भी लग सकती है, मजाकिया भी लग सकती है, और आपको ये भी बताता है कि असल में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट का इस्तेमाल किस लिए करा जा रहा है। पाल्टी पर आते हैं। पाल्टी में 2018 में वर्षा फ्लैट्स के ऊपर एक केस हुआ था, जिसको मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ। ये एक पैम्फलेट है जिसमें जो लोग आप गुजराती पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर शीर्षक लिखा हुआ है, जागो हिंदू जागो, पाल्टी को दूसरा जुआ पूरा होने से बचाओ। अगर यहाँ पर लैंड जिहाद होगा, मुसलमान लोग यहाँ पर घर खरीदेंगे, तो तुम्हारे बच्चे यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। ये इस पैम्फलेट का ये सार है। 2018 में ये हुआ, जिसके बाद मुझे इस पे शोध करने का मेरा इंटरेस्ट जगा और मैंने वहां पर जाकर देखा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें नजर रखनी चाहिए। उसी दौरान साबरमती रिवर फ्रंट के तहत, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत ये फ्लैट आए थे और ये फ्लैट का रीडेवलपमेंट हुआ था, जिसका मतलब ये है कि पहले अगर आप इस फ्लैट पर 2 मंजिला इमारत बना सकते थे, जिसको हम फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहते हैं, फ्लोर एरिया रेशो कहते हैं, जिसका जो बेसिकली ये आपको तय करता है कि आप कितना मंजिल इमारत बना सकते हैं। तो अगर एक प्लॉट पे मैं 2 मंजिला इमारत बना सकता हूँ और कोई नई डेवलपमेंट स्कीम आती है, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम आती है, जिससे मैं अब उस पर 4 मंजिला बना सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि उसी फ्लैट की कीमत अब कई ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक इत्तेफाक की बात नहीं है कि जब ये फ्लैट रीडेवलपमेंट में गए, तभी एक लोकल वीएचपी का एक ग्रुप था जिसने इन लोगों को अशांत धारा के तहत इन लोगों के ऊपर मुकदमा किया। मुकदमा अभी हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था। लेकिन जो पालड़ी का जो जो वहाँ का इलाका है, उस इलाके की अपनी एक पृष्ठभूमि है जिसके ऊपर मैं आगे आऊंगा। कहने का मतलब यह है कि डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है रियल एस्टेट हड़पने के लिए, और इसका हरासमेंट के जो दूसरा एंड है, उस पे सारे ही के माफ कीजिएगा सारे ही केसेस में मुसलमान रहे हैं। ये पालड़ी का इलाका है, ये आपको दिख रहा है, ये साबरमती नदी है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, और ये पालड़ी का इलाका है। ये जो मैंने मैप किए थे, ये सर्वे नंबर के हिसाब से, प्लॉट नंबर के हिसाब से डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं पालड़ी के। ये सारे एरिया सरकार ने डिस्टर्ब डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पर आप एक हिंदू इंसान एक मुसलमान इंसान को, या वाइस एंड वर्सा, अपना घर नहीं बेच सकता बिना कलेक्टर के क्लियर कराए। लेकिन ये डिवीजन, ये सारे बॉर्डर, ये सारी सरहदें जो सरकार ने बनाई हैं, ये सरहदें बनने से पहले एक और तरह की सरहदें हैं जो हमारे इलाकों में रहती हैं, और ये सरहदें डिसाइड होती हैं कि हिंसा का इतिहास उस इलाके में कैसा रहा है, और उसके तहत लोगों के दिमाग में एक बॉर्डर्स आ जाते हैं, जो कि जो लोग अहमदाबाद से वो जानते होंगे कि अहमदाबाद में बॉर्डर एक बहुत ही आम तरह से इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जो लोग अहमदाबाद से नहीं, मैं उनको बता दूं कि जो मुसलमान और हिंदू इलाकों के बीच में एक इमेजिनरी, एक सोची हुई रेखा लोग खींच देते हैं, उसको बॉर्डर कहा जाता है अहमदाबाद में। बॉर्डर में जिधर मुसलमान रहते हैं उस इलाके को पाकिस्तान बोला जाता है, और जिधर हिंदू रहते हैं उसको हिंदुस्तान बोला जाता है। बॉर्डर के सहारे जो लगी हुई प्रॉपर्टीज होती हैं, घर होते हैं, उनको बॉर्डर प्रॉपर्टी बोला जाता है। उन प्रॉपर्टी के दाम बहुत गिरे हुए होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हिंसा होने के सबसे ज्यादा खतरे पर होती है।
तो ऐसा ही एक केस पालडी में हुआ था, काफी फेमस केस था 2002 की राइट्स के दौरान, जहां पर एक शूटिंग एथलीट जो शूट करते थे, आमिर यूसुफ भावनगरी, उन्होंने फायर किया था एक ग्रुप पर, और वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बॉर्डर पे आती थी। तो ये वो बॉर्डर है पालडी में, और ये जो लाल में देख रहे हैं ये वो इलाका है जहां पर ये केस हुआ था। और इस केस होने के बाद से यहाँ से इस बॉर्डर को इमेजिन किया जाता है अब लोगों के दिमाग में। कहने का मतलब यह है कि डिस्टर्ब एरियाज एक्ट यहाँ पर लगाया जा सकता है क्योंकि पहले से ही ये हिस्सा शहर का लोगों के दिमाग में, उनकी उनकी सामाजिक सोच में बटा हुआ है, असल में बटा हुआ है, जमीन पे सड़कों से, इमारतों से, फ्लाईओवर से बटा हुआ है। ये जो आप लेफ्ट पर देख रहे हैं, ये पूरा जो आप लाल से रंग में देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो है, और जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पर कुछ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर अल्पसंख्यक कम्युनिटी रहती है। अगर हम इन दोनों बॉर्डर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो ये वो दो तरह के बॉर्डर्स हैं। एक बॉर्डर है जो सरकार बनाती है, और दूसरा एक बॉर्डर है जो समाज खुद बनाता है। और जो बॉर्डर समाज खुद बनाता है, एक एक दुख की बात यह कि वो बॉर्डर बहुत बड़ा है। उस बॉर्डर में सरकार और बॉर्डर्स भी बना सकती है, उसमें इतनी सारी जगहें अभी बाकी हैं कि उसमें हम और ज्यादा लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। और ये सामाजिक बॉर्डर जो है, जो आप इसमें डॉट से देख रहे हैं, जहां पर लोगों में आपस में एक सहमति होती है कि इधर मुसलमान रहेंगे उधर हिंदू रहेंगे, ये सामाजिक बॉर्डर ही कानूनी बॉर्डर को बढ़ावा देता है, उसको पैदा करता है। ये एक मैपिंग थी जो मैंने करी थी। जो आपको नीले में दिखते हैं वो सभी मुस्लिम समाज के इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, और बाकी जो है वो जैन और हिंदू समाज की इलाके हैं। और अगर आप डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को इसके ऊपर रखकर देखें तो आप देखेंगे ज्यादातर मस्जिदें डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में आती हैं। और इस बॉर्डर जो सामाजिक बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जहाँ जो आप इसमें नीले में देख रहे हैं वो सारी वो लोकेशन है जहाँ पर मस्जिदें और दरगाह हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से एक शहर की इमारतें भी इसी बॉर्डर के तहत बनने लगती हैं, क्योंकि लोग भी उसी हिसाब से एक तरफ को सीमित हो जाते हैं। तो ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये जो आप पॉकेट देख रहे हैं, इसी पॉकेट में ज्यादातर आपको अल्पसंख्यक इमारतें दिखेंगी। अब इस एक्ट से होता क्या है? एक सर्वे के मुताबिक अगर इंडिया में आपके ऊपर हेट स्पीच, आपके ऊपर भड़काऊ भाषा करने के केसेस ज्यादा हैं, तो आपको इलेक्शन जीतने की चांसेस आपकी बढ़ जाती हैं। ये जो हमारे पास डेटा है एक सर्वे के तहत, वो ये बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के 97 कैंडिडेट्स जो थे, उनके ऊपर रजिस्टर्ड केसेस थे भड़काऊ भाषा देने के, जिसमें से 28 सिटिंग एमपीज और एमएलएज हैं, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी पार्टी के मुकाबले। होता यह है कि आप जब एक भड़काऊ भाषा देते हैं, आप एक समाज विशेष, और जो कि इस केस में मुस्लिम समाज है, उसकी एक छवि लोगों के दिमागों में बना देते हैं। अब उस छवि को बरकरार रखने के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में अदरिंग कहते हैं, आप उसको हम और तुम में बांट देते हैं, मैं और तुम में बांट देते हैं। उसको बरकरार रखने के लिए आपको शहरों को भी डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी मुसलमान होगा और आप हिंदू होंगे तो आपको शायद ये समझ आ जाएगा कि आपकी और उसकी दिनचर्या कैसी है, वो बहुत सेम है। आपके और उसके बच्चों की पढ़ाई भी बहुत सेम है। आप और वो दोनों ही चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, आप और वो दोनों ही चाहते हैं कि घर में खाना आ जाए, आप और वो दोनों के सपने बहुत सेम है। होली की गुजिया एक घर से दूसरे घर जा सकती है, ईद की सेवइयां एक घर से दूसरे घर जा सकती हैं। और आप एक बार अगर दूसरे समाज को समझना और जानना शुरू कर देंगे तो आप उनसे नफरत नहीं करेंगे। आप नफरत उन्हीं से करते हैं, आपको डर उन्हीं से लगता है जिनको आप जानते और समझते नहीं है। डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट इसी चीज को बरकरार रखने के लिए काम करता है। ये एक कम्युनल बाजार पैदा करता है। रियल एस्टेट में अहमदाबाद से जो लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि एक्सक्लूसिव पूरी तौर पर हिंदू और जैन सोसाइटीज होती हैं, जहां पर मुसलमानों के लिए आप कितने भी पैसे दे दें आपको, आप घर नहीं खरीद सकते। इसी तरह से एक शहर को एक सांप्रदायिक पृष्ठभूमि पर बांट देता है। लोगों में आपसी मेल मिलाप नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता। आप नहीं जानते कि मुसलमान कौन होते हैं, कैसे होते हैं। आप सिर्फ मुसलमान की वही छवि जानते हैं जो नेता लोग आपको अपनी भड़काऊ भाषणों में देते हैं। इससे क्या होता है, एक पहिया बन जाता है, एक ऐसा पहिया जहां आपको आपको जो आपका शहर है, जिसको हम स्पेशल सेग्रीगेशन कहते हैं, जो आपका शहर है उसी की स्पेस, उसी की सड़क और उसी के घर एक दूसरे से अलग रहते हैं।
वहां पर आप चल फिर भी नहीं जाते भी नहीं है दूसरी तरफ। जैसे कि मैं छोटे बच्चों का इंटरव्यू कर रहा था अपनी रिसर्च में, और छोटे छोटे 10 साल के बच्चों को भी अहमदाबाद में इस बात की समझ होती है कि बॉर्डर कहाँ है और बॉर्डर के दूसरी तरफ जाकर नहीं खेलना है। तो वहां पर इंटरेक्शन नहीं होता, वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपस में कॉन्टेस्ट होता है, कंपटीशन होता है जगह जगह लेने के लिए। जब भी आप किसी 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 समाज को एक जगह सीमित कर देंगे तो वहाँ कंपटीशन बनेगा। इससे क्या होता है कि लोग जो हैं वो स्टीरियोटाइप होते हैं, एलियनेट होते हैं, मतलब वो लोग जो हैं वो आपसे अलग हो जाते हैं। उनको शहर के ऊपर वैसे हक नहीं रहते जैसे आप लोगों को है, जैसे मेजोरिटी को है। और मेजोरिटी की आंखों में वो लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसी इमेज राजनेता चाहते हैं कि बने, क्योंकि उनको खुद से उनको देखने का मौका नहीं मिलता। इससे क्या होता है, इससे एक सामाजिक मतभेद पैदा होता है, इससे एक सोशल सेग्रीगेशन होता है। स्पेशल सेग्रीगेशन से सोशल सेग्रीगेशन पैदा होता है, एक सामाजिक मतभेद होता है। फियर ऑफ द अननोन, आप उस चीज से डरते हैं जो आपको पता नहीं है। अदरिंग होती है, हम और तुम में बंटवारा होता है। और एस्पिरेशन फॉर एथनिक डोमिनेंस, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने समाज को सबसे ज्यादा वर्चस्व, जैसे कि हुजैफा भाई ने बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया, वर्चस्ववादी समाज, कि मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी का वर्चस्व हो। सोशल सेग्रीगेशन एक बार हो जाता है तो फिर ये हमारी पॉलिटिक्स को फ्यूल करता है। अब आपको बांटना आसान हो गया है, अब आप स्पेशली भी सेग्रीगेटेड हैं, आपका पड़ोसी भी मुसलमान नहीं है, सोशली भी सेग्रीगेटेड है, आप सोचते हैं मुसलमान गंदा होता है, मुसलमान खतरनाक होता है। तो अब इन दोनों के मेल से मैं इस पर राजनीति कर सकता हूँ, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भड़काऊ भाषण, रिटोरिक ऑफ हिज स्पीच एंड वायलेंस। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो राजनेताओं के पास इतनी सहमति बन जाती है कि वो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जैसे, लव जिहाद लॉ जैसे, नागरिकता संशोधन कानून जैसे डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव करने वाले कानूनों को पास करवा सकें। और प्रताप भानु मेहता का एक बहुत अच्छा लेख इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जिन्होंने उसको जुडिशियल बार्बेरिज्म कहा था, जहां पर उनका कहने का मतलब यह है कि असल में कोर्ट जो है वो सरकार की मदद करते हैं अक्सर इस तरह के कानूनों को पास करवाने में। इस तरह के कानून पास होते हैं, मतलब आप स्पेस को, आप एक शहर को लोगों के संप्रदाय के मुताबिक बांट देते हैं, इसका मतलब स्पेशल सेग्रीगेशन होता है, इसका मतलब सामाजिक मतभेद होता है। और इस तरह से ये एक लूप, एक तरह का पहिया कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिससे हमारे शहर भी डिवाइडेड रहे, जिससे हम हिंसा भड़का सकें, जिससे लोग मिल ना पाए, एक दूसरे को जान ना पाए। ये एक इस तरह की हिंसा है जो ढांचे के अंदर है, और जो दसियों साल, बीसियों साल तक धीरे 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 लोगों के ऊपर की जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है, द अदर रिमेन्स द अदर, जिसको आप नहीं जानते, जो 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 पहले से ही आपके दिमागों में एक गंदी छवि जिसकी बनी हुई है, मुसलमान समाज की इस केस में बनी हुई है, उसकी छवि वैसी ही रहती है, वो बदलती नहीं है। ये तो वही डिस्टर्ब एरियाज एक्ट के ढांचे की बात। इसके ऊपर किया क्या गया है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको उठाया है। बुनियाद उन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बहुत जरूरी ऑर्गेनाइजेशन है, हुजैफा भाई ने और इनके साथियों ने उठाया है। मीडिया ने इसको कवर किया है। कार्टोग्राफिक एंजाइटीज के नाम से जो एक म्यूजियम है यहाँ पर अहमदाबाद में, कॉन्फ्लिक्टोरियम, वहां पर मैंने और मेरी मेरी गाइड ने, जिन्होंने मेरी रिसर्च गाइड करी थी, हमने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी थी डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के ऊपर, जिसका नाम था द स्टेट बिटवीन यू, मेरे और तुम्हारे बीच में जो सरकार आ गई है, उसके ऊपर। इसमें हमने मैप्स बनाए थे, मैप्स बनाकर हमने समझाने की कोशिश करी थी वही सब चीजें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमने कुछ इंटरव्यूज करे थे, उस इंटरव्यूज को भी लोगों को दिखाया था। सेफ्ट यूनिवर्सिटी ने 2019 में अपने ऐसे प्राइज में जो विषय रखा था एसएस का, उसका भी टाइटल था ड्वेलिंग इन एशियन सिटीज, इमेजिनेशन, आइडियाज, एस्पिरेशंस, मतलब एशियाई शहरों में रहने की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर। इसके लिए भी मैंने जो लेख लिखा था वो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के बारे में ही था। एक और ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी लूस फाउंडेशन, एक सोशल साइंटिस्ट है, क्रिस्टोफ जाफरोलो, उनके उनके अंडर ये एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को स्टडी करेगा आने वाले वक्त में। सेफ्ट रिसर्च सिंपोजियम 2020 में हमने ये मुद्दा उठाया था और इसके बारे में बात करी थी। ये उसी वक्त की बात है जब खंबाट में ये लागू किया गया था, और वहां पर मैंने और एक और मेरे 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 साथ के रिसर्चर भार्गव ओझा, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो ने इस पर एक पेपर एक्सेप्ट किया था मेरी तरफ से, जो इस साल की कॉन्फ्रेंस में गया था। और बहुत सारे इस पे विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं जो
हमारे अहमदाबाद के कई सारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, जिसमें देव पटेल भाई आते, देव देसाई भाई आते, माफ कीजिएगा, दानिश कुरैशी भाई आते हैं, जिसमें हुजैफा भाई आते हैं, ये लोग आते हैं। इन्होंने कई तरह के विरोध प्रदर्शन भी इस पे किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ढांचा है जिसको 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 खत्म करने के लिए हमको एक साथ अलग अलग सतहों पे काम करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जो शारीरिक हिंसा को पैदा करती है। ये एक ऐसी चीज है जो एक शहर को शहर के बंटवारे को बरकरार रखती है, और जब तक वो शहर का बंटवारा नहीं हटेगा, तब तक सामाजिक मतभेद नहीं हटेंगे, भेदभाव नहीं हटेगा, और जब तक भेदभाव नहीं हटेगा, जब तक मुसलमान के पड़ोस में एक हिंदू नहीं रहेगा, तब तक हम एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे, और अगर हम एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे तो हम एक दूसरे से डरेंगे, और ये दोनों ही साइड पर काफी काफी पैदा होता है। अगर आपको मुझसे इस सिलसिले में या मुझसे बात करनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मैं नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट का काफी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बहुत बहुत जरूरी मुद्दे को उठाया और ये चर्चा रखी। तो मेरा प्रश्न चिन्ह हटा दिया है। मेरे हिसाब से गुजरात की शांति वो भ्रम ही है, वो सच्चाई नहीं है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फात भाई, काफी विस्तार से बहुत अच्छी तरह से पूरा डिस्टर्ब एरिया एक्ट को जो समझने का, और पूरा जो आपने सिनेरियो रखा है, पूरा उसका साइकिल जो रखा है, और कितना शहर को बांटते हुए लोगों को बांटना और लोगों के जहनों को बांटना, और कितना वो लॉन्ग टर्म का एक प्रोसेस जो जिसकी नींव डाली गई है, वो उसका लंबा जो इम्पैक्ट है उसके बारे में सबको अवगत करा है। बहुत बहुत शुक्रिया फहद भाई। तो हम लोग अभी कुछ वक्त हमारे पास है पार्थ, जो सवाल जवाब के लिए हम लोग इस मंच को खुला करते हैं। हाँ। किसी भी साथी को जो जमाल भाई, सॉरी, इससे पहले जमाल भाई अगर जुड़े हैं हमारे साथ, जमाल भाई शायद नहीं है, मुझे लगता है। पार्थ नहीं, सवाल जवाब ले नहीं जुड़े। सकते हैं, नहीं। तो तीनों साथी जिन्होंने बात रखी है, उसको संदर्भ में किसी को कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो हम लोग इस मंच को खुला करते हैं। तो कोई भी साथी को कोई सवाल हो। अजीज ने शायद हाँ कुछ अजीज। जी, मेरा क्वेश्चन है वो एक्चुअली में जो लैक ऑफ इंटरकल्चरल एक्सचेंज के बारे में जो बात किए थे, उसी को आगे ले जाते हुए मतलब मुझे थोड़ा पूछना है आप तीनों से कि ये जो अहमदाबाद में इंटरकल्चरल एक्सचेंज जो कम हो रहा है, अहमदाबाद छोड़ो मतलब और भी शहरों में, अब तो सूरत, बड़ौदा, सब जगह पे भी मतलब जो इंटरकल्चरल एक्सचेंज है वो कम हो रहा है, तो उसको कल्चरली या फिर मतलब पॉलिटिकली किस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है, या फिर मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस उसके बारे में, मतलब नेशनल पीस ग्रुप और उन सब के बारे में तो है आइडिया, और मतलब उसके अलावा और मतलब कुछ हो रहा है या फिर किस तरीके से काम किया जा रहा है या फिर काम किया जा सकता है टू इंक्रीज द इंटरकल्चरल एक्सचेंज? कौन पहले बात कौन बात करना है? फहद भाई, नेहा आप बात करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ज्यादातर नेशनल पीस ग्रुप के साथ ही इसके बारे में बात कर पाएंगे, जो उन्होंने जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं वो अहमदाबाद में। लेकिन अगर आप कहीं भी देखें तो पॉलिटिकल एक अलग प्रोसेस रहेगा जो शायद साइमल्टेनियसली चलता रहे, लेकिन एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एज डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, हम क्या कर सकते हैं विद इन द लिमिटेशंस दैट वी हैव, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और मुझे लगता है उसके लिए जो अप्रोच है वो शायद इंटरसेक्शनैलिटी का ज्यादा से ज्यादा हो, वो अच्छा है कि हम सिर्फ
कम्युनल हार्मनी के बारे में ना सोचे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो औरतों को लेकर हो जो अपने फैमिलीज से ही शुरुआत कर सकते हैं, या एजुकेशन से हो जो स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑलरेडी जो सोशलाइजेशन हो रहा है, आप किस तरीके से जो यूथ है उनमें वैल्यूज कल्टिवेट करते हो, या किस तरह का ये हिस्ट्री उन्हें सिखाते हो, या आप अपने नेबर्स के साथ किस तरह से रिलेट करते हो। ये मुझे लगता है ये ग्रास रूट लेवल पे एक बात जो है, जो हम बिल्कुल हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन से सीख सकते हैं, स्पेशली आरएसएस, उनका जो कम्युनिटी कनेक्ट है वो बहुत ही सॉलिड है। इसीलिए बहुत सारे सालों से उनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और कहीं ना कहीं वो सक्सेस उन्हें मिल रहा है। इसका ये एक हम सीख ले सकते हैं कि परसिस्टेंटली हम कैसे कम्युनिटीज में काम करें, और इंटरसेक्शनैलिटी के साथ बिल्कुल जो छोटे से छोटा आपका मुद्दा है उससे लेकर कल्चर की तौर पे कैसे हम पेनिट्रेट करके उसमें काम करें। बहुत सारे सक्सेसफुल इंटरवेंशंस किए गए हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस है वो बहुत सिकुड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता अभी कितने ओपनली यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में काम हो सकता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए इसके बारे में। आई थिंक इनोवेटिव वेज, स्पेशली सोशल मीडिया को लेकर, या अलग अलग माध्यम से, वो थिएटर हो या जो भी यूथ को अपील करता है, जो भी कम्युनिटीज में हमारा मैसेज ले जा सकता है, उसे हमें उसके साथ प्रयोग करना पड़ेगा। और शायद वोकैबुलरी चेंज करने की जरूरत होगी हमें, कि हम कितने बार माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी बाइनरी में वो बाइनरी शायद कहीं ना कहीं हमें छोड़नी पड़ेगी, और ज्यादातर जो वोकैबुलरी है वो डेमोक्रेसी को लेकर इस तरीके के पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। आई फील दैट इज इम्पोर्टेंट। हेलो हेलो। हाँ यस, यू ऑडिबल। हाँ, मतलब मैं एग्री करता हूँ जो नेहा ने बात कही। तो कुछ चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के सांस्कृतिक माध्यम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो डेमोक्रेटाइज सोसाइटी की जो हम कल्पना कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए सांस्कृतिक माध्यमों का अच्छी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हुए लोगों को एक साथ में लाया जा सकता है। डाइवर्सिटी की बात करते हुए कुछ चीज़ें हम लोगों ने कोशिश की कि अलग-अलग समुदाय के जो यूथ हैं उनको लाया जाए, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, उनके साथ दोस्ती बढ़ाई जाए। वो जो कुछ चीज़ें हैं वो की है, उसकी कुछ प्रोसेसेस की है। कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं, नाटकों के माध्यम से कर रहे हैं। कल्चरल जो डाइवर्स अलग-अलग समुदाय के जो कल्चरल फॉर्म्स हैं, उसको सेलिब्रेट करते हुए किए। उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें लोग, उसको स्वीकारें, उसका रिस्पेक्ट करें और उसको सेलिब्रेट करें। उस संदर्भ में कुछ प्रोग्राम प्लान करके हम लोगों ने लोगों के बीच में करने की कोशिश की है, जिससे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जो है, क्योंकि अब घेटोस बन गए हैं, तो अब इंटरेक्शन करवाने पड़ रहे हैं, वो मामला है। तो वो इंटरेक्शन बढ़ रहा है, फिर वो दोस्ती वगैरह, फिर वो ऑटोमेटिक थोड़ा-सा फंक्शन होता है, लोगों के घर आना-जाना और वो सारी चीज़ें बढ़ती है। तो वो चीज़ कुछ चीज़ें जो हैं वो की गई है। उसमें कभी-कभी काफ़ी फंडामेंटलिस्ट लोगों का प्रतिकार भी मतलब झेलना पड़ता है, क्योंकि कल्चरल एक ऐसा मामला है जहाँ हर जगह से कोई भी फंडामेंटलिस्ट फोर्स हो, वो तुरंत सामने आती है। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, वो उनकी संस्कृति है, उसकी संस्कृति है, वो सारी चीज़ें। बावजूद इसके बट कुछ चीज़ें चलती है, तो वो इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। तो ये कुछ चीज़ें की जा सकती है हर जगह पे, और ख़ास तौर से जहाँ पे मूवमेंट्स जो चल रही हैं, वो लोक आंदोलन चल रहे हैं, उसमें इन सारी बातों को लाना, कॉन्शियसली लाना, ऐसे लीडर्स को भी लाना, जो अलग-अलग समुदाय से, वो अगर थोड़ा-थोड़ा चीज़ें अगर काम करती हैं, तो एक कॉमन इश्यूज़ पे जो अलग-अलग भल हम लोगों को साथ में ला सकते हैं।
तो जैसे इस मंच से इस पे बात हो रही है, उस तरह से हर जगह पे हर आंदोलन हो, चाहे महिला आंदोलन हो, चाहे आदिवासी का आंदोलन हो, तो इन सारे सवालों पे बात करना ज़रूरी है। सिविल सोसाइटी जहाँ पे भी जिन इश्यूज़ पे काम कर रही हो, राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, उनमें ये सारी बातों को करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके थोड़ा-थोड़ा हम लोग को कोशिश कर सकते हैं कि मतलब देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें बदलें ज़मीनी स्तर पे। जी। एक ज़रूरी बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, भाषा बहुत ज़रूरी है और कुछ भाषा को लेकर संघ के कुछ ऐसे गेम हैं जो हमें खेलने बंद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें ये पूछना छोड़ना पड़ेगा कि क्या मेरे पुरखे हिंदू थे? मुझे नहीं मालूम। ना मैं हाँ कहूँगा ना कहूँगा। क्योंकि अगर मैं हाँ कहता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि अब कुछ ऐसा अडल्ट्रेशन, कुछ ऐसी इम्प्योरिटी आ गई जो पहले नहीं थी। अगर मेरे पुरखे पहले हिंदू थे और वो किसी वक्त पर मुसलमान हो गए, तो अब जो है वो प्योर नहीं रहा, वो स्वच्छ नहीं रहा, स्वच्छता नहीं। अगर मैं मना कर दूं, अगर मैं कह दूं नहीं मेरे पुरखे हिंदू नहीं थे, इसका मतलब ये है कि इस जमीन की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से मैं अपने को हटा देता हूँ, उस संस्कृति से मैं अलग हो जाता हूँ। इस तरह के जो भाषा के कुछ खेल हैं, इस तरह के कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हमें देने बंद करने होंगे। हमें इतिहास के सवालों के जवाब देने बंद करने होंगे, क्योंकि इतिहास को अक्सर संघ और बीजेपी अक्सर इस्तेमाल करती है हमें मैं और आप में बांटने के लिए। अगर मेरे पुरखे हिंदू थे और अब मेरा मेरा खानदान मुसलमान हो गया, इसका मतलब मैं और नेहा जी दो अलग समुदाय के हो गए। लेकिन अगर मेरे पुरखे शुरू से ही मुसलमान थे, तो भी मैं और नेहा जी अलग समुदाय के हो गए। तो ये गेम ऐसा है कि जिसमें चिट भी मेरी और पट भी मेरी, आपकी किसी भी तरह जीत नहीं होगी। आप इसके लिए हाँ कहेंगे तब भी आप दूसरे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आप इसके लिए ना कहेंगे तब भी आप अलग हो जाएंगे। तो इस कुछ इतिहास के सवाल ऐसे हैं, कुछ भाषा के खेल ऐसे हैं जो हमें संघ के साथ खेलना बंद करना होगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब हमें देने खत्म करने होंगे। जैसे एक और बहुत ही आसानी से फेंका जाने वाला सवाल है कि अगर मोदी नहीं तो कौन। ये सवाल भी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मोदी की चॉइस तो हमारे पास थी नहीं। मोदी की चॉइस तो वाराणसी के वोटर्स के पास थी खाली। आपने तो अपनी ईवीएम पे मोदी का नाम देखा नहीं होगा। तो जब आपसे कोई ये सवाल पूछे तो इस सवाल का भी जवाब मत दीजिए। उनसे कहिए कि मोदी नहीं तो उसकी जगह वो इंसान जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा। तभी एक रीजनल अपोजिशन पैदा होगी बीजेपी के लिए, हम एक नेशनल अपोजिशन। तो ये कुछ भाषा के कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें अक्सर हम लोगों को बांध दिया जाता है, और हमें वो भाषा के सवाल खेलना, वो खेल खेलना बंद करना होगा। अगर हम एक दूसरे के इतिहास को साइड में रखकर और आज के हमारे जो इश्यूज हैं, जो शिक्षा है, खाना पीना है, ह्यूमन राइट्स हैं, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, विमेन सेफ्टी है, जो प्रेजेंट के हमारे जो जो इश्यूज है, उस पर अगर हम साथ आए, क्योंकि इतिहास में अगर आप किधर का खेल खेलेंगे आप बटेंगे। तो भाषा का बहुत ख्याल रखना है और आज में जीना है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें और एक जोड़ना चाहूंगी, अगर फहद जी की बात खत्म हुई हो तो। जी बोलिए। जी हाँ हाँ प्लीज। इसका एक और एक पहलू ये भी है कि अगर हम हमारा संविधान को से जो युवा है उनको जुड़ पाए, जो आइडियल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे वापस समझने की कोशिश की जाए, और एक नागरिकता का भाव अगर हम कल्टीवेट कर पाए कि आज हम बहुत सारे आइडेंटिटीज में बटे हुए हैं, लेकिन एज अ सिटीजन हमारे क्या मूलभूत अधिकार है और सिटीजन का मतलब क्या है। शायद इससे ही गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, हमें अलग अलग आइडेंटिटीज में बांट देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एज अ सिटीजनशिप, एज सिटीजन्स, हाउ कैन वी लिव इन अ सोसाइटी टुगेदर, ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साफ तरीके से रखती है हमारे सामने। और ये हम कैसे वापस जो एक नैरेटिव है उसमें वापस हम ला सकते हैं, तो ये भी शायद कहीं ना कहीं मददगार हो सकता है। जी पूरी तरह अग्री करूंगा। और उसके लिए हमें एक ये भी तर्क बनाने की जरूरत है कि एक सेक्युलर समाज सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए जरूरी नहीं है। एक सेक्युलर समाज हर किसी के लिए जरूरी है। मतलब अगर आप मेजोरिटी में भी हैं तब भी आप एक सेक्युलर समाज में रहना चाहेंगे। तो सेक्युलरिज्म को अक्सर हम सिर्फ इस चीज से जोड़ते हैं कि सेक्युलरिज्म सिर्फ माइनॉरिटी के लिए जरूरी है। सबको साथ लेके चलने के लिए जरूरी है कि मेजोरिटी भी सेक्युलर समाज में रहे। एक सेक्युलर समाज में ही हमारे और आपका जो ग्रोथ है वो
वो एक हेल्दी मेंटल हेल्दी ग्रोथ होगा। जो जो कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जहाँ मेजॉरिटी कंट्रोल करती है और सेक्युलर समाज नहीं, आप उन देशों की हालत देख सकते हैं। तो एक सेक्युलर समाज की का जो तर्क है वो सभी के लिए फायदेमंद है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है जो बनाना बहुत जरूरी है कि सीएए जहां पर मूलभूत तौर पर मुसलमानों को अफेक्ट करता है, सीएए एनआरसी सबसे पहले विक्टिम वही हैं। लेकिन आप भी एक ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जो सेक्युलर हो, आप एक ऐसे समाज में रहना नहीं चाहेंगे जिस समाज का धर्म हो। धर्म इंसान का होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए, धर्म देश और समाज का नहीं होता। आई थिंक समय से हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए। अब आगे और प्रश्नों का यहाँ पर अवकाश नहीं है क्योंकि समय समाप्त होने के 2-3 मिनट ही बाकी है। तो मैं पार्थ से गुजारिश करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को समाप्त की ओर ले जाए, विराम दे एक्चुअली। मतलब सभी को धन्यवाद। और सांस्कृतिक उस मूल्यों की बारे में बात हुई तो दो पंक्तियां, दो अलग अलग कविताओं की बात करके हम समापन कर देते हैं। एक जो फहमीदा रियाज की, जो पाकिस्तान की कवियत्री हैं, उनकी जो बहुत जानी पहचानी नज्म है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई। तो उस दिशा में हम जा रहे हैं, पर आशा जिंदा है, हम साथ में हैं और साथ मिलकर कुछ करेंगे तो वो सुबह कभी तो आएगी। उस पंक्ति के में जीते हुए हम आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ सभी का धन्यवाद और समापन करते हैं। शुक्रिया।